अलर्ट की सबसे बड़ी वजह यह इस दौर में चीन और रूस का भी ईरान के साथ खड़े होना है। स्थितियां तो इतनी विकट है कि बकायदा चीन एक संकेत भी दे रहा है और नॉर्थ कोरिया यह कहने से कतरा नहीं रहा है कि ऐसे में तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में मदद भी करना होगा और परमाणु हथियार देने भी होंगे। यानी यह परिस्थिति कभी किसी ने कल्पना की नहीं थी कि इसका खुले तौर पर जिक्र होगा। यानी दुनिया भर के भीतर जो अलग अलग ताकतें हैं उसमें सिवाय इजराइल के और नाटो कंट्रीज से उसके अलावे आपको अमेरिका के साथ खड़े कोई दिखाई नहीं देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वह चीन के दरवाजे पर जाकर कहते हैं कि ईरान को होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद करने से रोकिए और बकायदा उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, कि अगर ईरान जल डमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा और मैं चीन सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ईरान से इस बारे में फोन करके बात करें, क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर काफी हद तक निर्भर है। और यह भी एक सच है कि दुनिया भर में तेल की आवाजाही 20% इस इलाके से होती है, क्योंकि इकोनॉमी अगर देशों की डगमगाएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भयानक असर पड़ेगा। और चीन इन सब के बीच कह रहा है कि सब संयम बरतिए, बल प्रयोग की आदत से बचिए, वह अमेरिका को कह रहा है, और हालात को और ना बिगड़ने दे और आग में घी डालने जैसा कोई कदम ना उठाएं। और मध्य पूर्व के तेल वाले देशों को एशिया हो, यूरोप हो या फिर उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों को जोड़ता है। अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसे यहां से तेल तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी डगमगाएगी उसके साथ इस दौर में जो टैरिफ के समझौते हुए हैं, फिर मुनाफा उसे कहां मिलेगा। यानी ये एक नई परिस्थिति। और इन सब के बीच विदेश मंत्री ईरान के वह मास्को पहुंचे और मास्को में जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और वहां पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकाची का जिस लिहाज से स्वागत किया गया और ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले को पूरे तरीके से निराधार पुतिन ने बताया। और पुतिन ने बकायदा क्रेमलिन वार्ता की शुरुआत में यह टिप्पणी कर दी कि रूस ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार है। अब किसी भी तरीके से कोई भी हालात हो, ईरान की जरूरतों को वह पूरा करेगा, यानी जो भी जरूरतें ईरान की होंगी उसको वह पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। युद्ध के बीच में मास्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री की मायने रखती है, या कहें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका एक महत्व इतना ज्यादा है कि यह अमेरिका के लिए भी काफी परेशानी का सबब है, क्योंकि इस वक्त चीन और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव उन्होंने तो बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल युद्ध में अमेरिकी भागीदारी कैसे होगी इसकी संभावनाओं का जिक्र जो है ट्रंप ने जरूर किया था पुतिन के साथ, लेकिन हमला कर देंगे इस बारे में कोई बातचीत बिल्कुल नहीं हुई थी। और इसके खुले संकेत जो हैं क्रेमलिन के प्रवक्ता ने दिए, ये कहते हुए कि दरअसल अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, जो लंबे वक्त से तनाव और अब युद्ध की शक्ल में आया है, ये बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल की स्थिति में चला गया। न्यू नॉर्मल का मतलब बहुत साफ होता है कि पहले की स्थिति से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति नॉर्मल मानी जाएगी। यह संकेत वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी समझना होगा कि विदेश मंत्री ईरान के जब मास्को जा रहे थे उसके जाने से पहले उन्होंने 3 संकेत खुले तौर पर दिए थे कि अब डिप्लोमेसी का धोखा नहीं खाएंगे। जो डिप्लोमेसी साथ करनी थी अमेरिका के, उन्होंने धोखा दिया है। और अमेरिकी नागरिकों को भी धोखा ट्रंप ने यह कहकर दिया है मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने युद्ध को न सिर्फ भड़काया बल्कि खुद उसमें भागीदारी बन गए। अगर वो कहते तो इजराइल हमला कर नहीं सकता था। इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। ईरान को पूरे तरीके से जिस तर्ज पर इजराइल ने हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर खामोश रहे, अब इसका धोखा भी सहन नहीं करेंगे। इन बातों के साथ साथ यह भी समझिए कि एक तरफ सुप्रीम लीडर की सत्ता और उसको बेदखल करने की सोच अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने है, तो सेनाओं से मुलाकात के बाद सुप्रीम लीडर ने 2 बातें खुले तौर पर कही। पहली बात तो उन्होंने कही कि दरअसल किल मी द वार वॉन्ट एंड, चाहे मुझे मार डालो लेकिन अब युद्ध खत्म या रुकेगा नहीं। और नहीं का मतलब यह था उसके साथ साथ जिसका जिक्र ईरान के मिलिट्री सेंट्रल कमांडर ने जोल्फगारी जो है उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रंप को उन्होंने गैमलर शब्द के साथ जोड़ा और कहा गैमलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया लेकिन इसे खत्म अब हम करेंगे। अमेरिका की मुश्किल तो यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूनाइटेड नेशन हो या यूनाइटेड नेशन के मातहत जो परमाणु नियंत्रण को देखने वाली संस्था है, आज जिस इमरजेंसी बैठक में जिक्र हुआ उसमें 3 बड़े सवाल सीधे सीधे अमेरिका को खारिज कर रहे हैं
क्योंकि रूस और चीन ने जिन बातों का जिक्र किया, और खास तौर से दिमित्री मेदवेदेव, उनका ये सुरक्षा परिषद में जो डिप्टी चेयरमैन है, उनका ये बहुत साफ तौर पर कहना था कि अमेरिका ने सैन्य और कूटनीति रणनीति जो अपनाई वो दरअसल और ज्यादा उल्टी पड़ गई और ईरान की सत्ता और मजबूत हो गई, क्योंकि अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए। यह जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, रूस कर रहा है, और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। तो क्या इन्हीं वजहों से एक झटके में मामला शिफ्ट हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि ईरान ग्रेट तभी होगा जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? या फिर नेतान्याहू लगातार जिस तरीके से निशाने पर खामेनेई को ले रहे थे, अब उनके पास भी कोई विकल्प बचा नहीं है? अन्यथा युद्ध रुके या युद्ध लगातार फैलता चला जाए, दोनों परिस्थितियों में इजराइल के पास संकट और हथियार दोनों से बचने का एक ही उपाय है, वो है अमेरिका। और अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि इस वक्त जो रिपोर्ट उनके अपने देश के भीतर तुलसी गाबार्ड जो इंटेलिजेंस के तौर पर देती है, जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जो परमाणु नियंत्रण संस्था कह रही है, जो रूस कह रहा है, जो चीन कह रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं, इन सारे सवालों के बाद हमले दर हमले आखिर में एक युद्ध को एक ऐसे विस्तार की दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर उस इकोनॉमी पर पड़ेगा जिस इकोनॉमी के भरोसे अमेरिका ग्रेट होने की लगातार सोच रहा है। जो हमला अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए किया, दरअसल इस दौर में वो महत्वाकांक्षा न सिर्फ और तेज हो गई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज इस वक्त हर दुनिया के देश के सामने यही गया है कि अगर वह परमाणु हथियारों से लैस होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसकी संप्रभुता पर चोट नहीं कर पाएगी। और अगर परमाणु हथियारों की दिशा में ईरान काम कर रहा है तो उसकी अपनी जो बार्गेनिंग डिप्लोमेटिक हो, बार्गेनिंग पॉलिटिकल हो, या बार्गेनिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हो, इन तीनों वजहों से ईरान की ताकत उस परमाणु परीक्षण पर ही टिकी है जिसका खौफ दिखाया गया, लेकिन बात उल्टी पड़ गई और ग्रेट ईरान बनाने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति को सत्ता परिवर्तन का जिक्र करना पड़ गया। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुले तौर पर अपनी ही सेना के सामने कह दिया, अब युद्ध खत्म हम ही करेंगे, चाहे मेरी हत्या ही क्यों ना हो जाए। यह सवाल सिर्फ होर्मुज़ जल डमरू मध्य या रेड सी तक नहीं है, यह सवाल दुनिया की इकोनॉमी भर का नहीं है। यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार न्यूक्लियर वार के जरिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग की दिशा में पूरी दुनिया को खड़ा कर चुका है। और सबसे गंभीर सवाल यही है कि इस पर दुनिया के तमाम ताकतवर देश या तो बटे हुए हैं या फिर वह इसकी गंभीरता से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अब उनके अपने अस्तित्व का भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।